Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. कल वाली क्लास में हमने कॉग्निटिव तो पहले कंप्लीट कर लिया था, इफेक्टिव को कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोमोटर डोमेन को। तो नोटबुक ओपन कर लीजिए। साइकोमोटर डोमेन ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कौन बताएगा हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्य। ठीक, तो अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? साइको, ठीक है, साइको और मोटर दिख रहा है? यस मैम। तो साइको का मतलब क्या होगा और मोटर का मतलब क्या होगा? साइको मीन्स माइंड और यहाँ मोटर का संबंध किससे होगा? मसल से होगा। ठीक है, क्लियर? सो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन बिटवीन between what? Mind and body. Clear? यस मैम। ठीक है ना, साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक या मनोशारीरिक, मनोशारीरिक मतलब मन और शरीर दोनों के बीच का आपस का जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम किसी स्किल को सीखने या किसी काम को करने के योग्य होंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इट includes different types of skills। साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात करेंगे हम। क्लियर है? यस मैम। ठीक, चलिए एक और बात यहाँ पे जो जरूरी है वो देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन की, है ना। साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें तो begins from mental परसेप्शन, है ना। कहाँ से शुरुआत होती है साइकोमोटर डोमेन की? मेंटल परसेप्शन से इसकी शुरुआत होती है, जो इंक्लूड करता है, ठीक है, मतलब मेंटल परसेप्शन क्या इंक्लूड करेगा? इट इंक्लूड स्किल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स overt
बिहेवियर। ठीक, अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो जनरली आपको समझना है कि जब कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी तो कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे था, बताओ आचार्य? मैम हेड से। हाँ, अफेक्टिव डोमेन का हार्ट। हार्ट से, और साइकोमोटर डोमेन का इसका हैंड से होगा। ठीक है, 3H की हम बात करते हैं तो ये तो हो गया। यानी कि जो साइकोमोटर डोमेन है हमारा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मनोशारीरिक मतलब मन और शरीर दोनों का संबंध दिखाई दे रहा है नाम में ही। साइकोमोटर मतलब साइको प्लस मोटर, यानी कि माइंड प्लस मसल के बीच का कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। तो साइकोमोटर डोमेन में जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्या इंक्लूड्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हम परफॉर्म करते हैं वो ड्यू टू आवर साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है हमारे मेंटल परसेप्शन से होता है। अब ये जो मेंटल परसेप्शंस हैं ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं, और हमारा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर है, जो ओवर्ट मतलब जो दिखाई देने वाला, जो प्रदर्शित हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? ये तो जनरल था साइकोमोटर डोमेन के बारे में। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, तो रब कर दूं इसे? जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। तो इसके स्टेजेस की अगर हम बात करें, साइकोमोटर डोमेन के स्टेजेस की, तो यहाँ पे लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आती हैं जो चीजें, वो हैं, कौन कौन सा स्टेज आएगा। एक आएगा हमारा इम्पल्सन। क्या आएगा? पहला इम्पल्सन। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? मैनिपुलेशन। क्लियर है? इम्पल्सन को लिखिए उद्दीपन, हिंदी में उद्दीपन। ठीक है, दूसरा मैनिपुलेशन यानी कि कार्य करना। फिर तीसरा आ गया हमारा कंट्रोल। नियंत्रण। चौथा आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। पांचवा आ गया नेचुरलाइजेशन। लिखते जाइए, स्वाभाविकरण। ठीक है, स्वाभाविकरण। and the last one is habit formation. हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत निर्माण। ठीक है, लिख लिया सबने? आदत निर्माण। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इम्पल्सन है, इम्पल्सन जो होगा वो क्या होगा? इम्पल्सन उद्दीपन, है ना। स्टिमुलस हमने पढ़ा, लर्निंग वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन क्या है ये सब कुछ हमने देख लिया था।
है ना। तो वही उद्दीपन की बात यहाँ कर रहे हैं कि इंपल्सन के अंतर्गत क्या होगा कि कार्य के प्रति जो उद्दीपन प्रदान किया जाता है, यानी कि उससे क्या होगा, उसके अंतर्गत उत्तेजना उत्पन्न होगी, ठीक है ना। उसके बाद मैनिपुलेशन स्टेज में क्या होगा, मैनिपुलेशन स्टेज में क्या होगा, यहाँ तो कार्य के प्रति हमारी उत्तेजना उत्पन्न होगी, जैसे स्टिमुलस मिला हमें, तो क्या करेंगे, उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पे हम कार्य को संपादित करेंगे। यानी कि यहाँ से जो हमें उत्तेजना प्राप्त हुई उससे क्या होगा, हमारा उस उद्दीपन के प्रति हमारा अनुक्रिया। हाँ ठीक है, यानी कि उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पे हम उस कार्य को करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के अंतर्गत क्या होगा कि कार्य का संपादन करते समय जो अपनी गतिविधियां हैं, जो हम कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, उन पे हमारा नियंत्रण होगा। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जब हम करना सीख जाएंगे, कार्य को करना सीख जाएंगे, यानी कि जो स्टिमुलस हमें मिला है उसके प्रति हम रिस्पांस दिखा रहे हैं, और इस स्टेज में कंट्रोल वाले में कि रिस्पांस जो होगा वह नियंत्रित होगा, ठीक है। नियंत्रित रिस्पांस के बाद हमारे उसमें कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, यानी कि जो इंडिविजुअल उस क्रिया पर नियंत्रण करने के अनुसार जो विभिन्न कार्य या क्रिया वो कर रहा है उसके बीच में आपस में संबंध स्थापित होगा, ठीक। जब संबंध स्थापित करने योग्य हो जाएगा वो, तब क्या हो जाएगा, स्वाभाविक ऐसा लगेगा कि वो कार्य जो हम सीख रहे थे, उद्दीपन के प्रति जो दिख रहा था रिस्पांस, वो क्या लगने लग जाएगा, अब स्वाभाविक लगने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि कार्य के लिए एक कार्यशैली, एक पैटर्न बन जाएगा, है ना, और उस कार्य को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से वो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल नेचुरल हो गया। और जब ऐसी स्थिति में वो आ जाएगा तो ये जो स्टेट क्रिएट होगा दैट इज हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि जो काम एक स्टिमुलस के रिस्पांस के रूप में शुरू हुई थी, यानी इंपल्सन के स्टेज में क्या हुआ था, हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न हुई थी और हम स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस कर रहे थे, यानी मैनिपुलेशन में आ गए थे। मैनिपुलेशन में जब हमने उस रिस्पांस को किया है तो धीरे धीरे करते करते कंट्रोल के कंडीशन में आ गए कि उस काम को हम अपने नियंत्रण से करने लग गए। जब कंट्रोल किया है तो आपस में जो हमारी विभिन्न क्रियाएं हो रही थी वहां पे उनमें कोऑर्डिनेशन हुआ। कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो स्टेट हमारे अंदर क्रिएट हुई, दैट मतलब कि जो स्टिमुलस से एक रिस्पांस जैसा दिख रहा था वो अब स्वाभाविक जैसा प्रतीत होने लगेगा, मतलब वो क्रिया जो अब वो कर रहा है वो स्वाभाविक रूप ले लिया उसने। अब जब स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति में, उस इंडिविजुअल में, उस बालक में वह उसके हैबिट के फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी मैम। यस मैम। अब एग्जाम्पल Yes, से ma'am. समझिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपने राइटिंग स्किल की बात कर लें, लिखने की कला की बात कर लें, है ना, तो हम सीखते हैं, इसे सिखाया जाता है। तो ये जो राइटिंग स्किल है हमारा, हमने अपने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जितने भी स्किल्स होंगे वो सब किसमें, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आएंगे। और ये भी साथ में बताया कि जो हमारे स्किल होते हैं, कोई भी स्किल की अगर हम बात करें, चाहे हम राइटिंग स्किल की बात करें, डिसेक्शन स्किल की बात करें, कोई भी स्किल की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे संभव होता है, जब माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो चाहे हम किसी चीज का डिसेक्शन कर रहे हैं, चाहे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, चाहे हम लिखना सीख रहे हैं, चाहे हम तबला बजाना सीख रहे हैं, चाहे हम डांस करना सीख रहे हैं, कोई भी बॉडीली मूवमेंट या एक्टिविटी करना हम सीख रहे हैं, है ना, तो किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, हमारे माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. माइंड एंड बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। जब हम पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के रोल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जो हमारा मोटर न्यूरॉन था, वो मोटर न्यूरॉन क्या काम कर रहा था, याद है? नर्वस सिस्टम, प्रिया यस मैम। क्या पढ़ाया था?
नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे थे जिस वक्त, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। मतलब नर्वस सिस्टम अगर सही नहीं था तो व्यक्तित्व का विकास जो है वो अब उसमें अवरोध हो रहा था। तब मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि 2 तरह के सेल थे वहां पे। एक गलती से मैंने अभी एक नाम भी बता दिया है, मैं अभी फिलहाल रिपीट नहीं करूंगी, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि वो आपको याद है या नहीं याद है। सिर्फ प्रिया से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ जो 20 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये 20 में से देखती हूँ अभी कौन आंसर करता है। पन्ने पलटने लग गए हो, देख रही हूँ। हाँ चल, देखते हैं कौन क्या क्या कर रहे हैं। मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस। ठीक है, और क्या बताया था? ये तो बताया था, इसके बाद बताया था, अभी पॉइंट पे नहीं आए हो। गौरव भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा गौरव को भी। मैम मोटर न्यूरॉन बता। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, याद कीजिए जब मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाया था, अभी लास्ट खत्म ही हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में आपका वो टॉपिक, तो मैंने हम वहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हमने पढ़ा था, है ना, हेरिडिटी फैक्टर को पढ़ा था, मतलब बॉडीली फैक्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स पढ़े थे। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम को भी पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। मतलब वो उसका फंक्शन अगर ठीक है तो व्यक्तित्व सही से विकसित हो रहा था, व्यक्ति का व्यक्तित्व। अगर नहीं था तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। वहां नर्वस सिस्टम में मैंने सेंट्रल और पेरिफेरल तो बताया था। इसके आगे यहाँ तक तो किसने अभी आंसर किया था, मैं नाम याद करती हूँ, स्वाति ने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बताई थी, गलती से मैंने अभी नाम भी बता दिया है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी चैप्टर में ये भी बताया है आपको कि कोई कंटेंट शॉर्ट टर्म क्यों है और कोई कंटेंट लॉन्ग टर्म तक क्यों एग्जिस्ट करता है। तो अभी अभी आपको एकदम इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं या लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले हैं। मैम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मैम जो सीएनएस होता है वो, जिसका नाम लिया था वो मोटर न्यूरॉन था। और एक सेंसरी मेमोरी। मोटर न्यूरॉन का नाम लिया था, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? ये मैम किसको जो याद माइंड रहा और कि मैंने स्पाइनल अभी अभी कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन का नाम लिया? गरिमा को याद रहा? नो मैम, शिवांशी मानसी को याद रहा। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन का क्या काम था कि वो मूवमेंट या बोलने या मैम हाँ, माइंड वो और हमारे ब्रेन के मैसेज को कहाँ तक लेके जाता है, हमारे ऑर्गन तक, ऑर्गन तक। मसल तक लेकर जाता है। मसल को कहता है एक्ट करो, ठीक है, मसल तक लेकर जाता है और मसल क्या करता है, एक्शन लेता है। जैसे सपोज करो आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार लेके जा रहे हो, अचानक आगे से एक गाय आ जाती है, तो ब्रेन ने देखा, है ना, देखा और क्या कहा, ऑर्डर दिया आपको, और ऑर्डर देते ही वो ऑर्डर मस्त, ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन था वो ऑर्डर दे करके आपके पैर के पास, पैर के मसल को ऑर्डर देता है कि ब्रेक दबाओ। ठीक है, तो आप करते हैं यहाँ पे आप ब्रेक लगा लेते हैं, ये बात बोलने में जितना टाइम लग रहा है ना, इतना टाइम करने में नहीं लगता है, और हम क्विक एक्शन में आ जाते हैं। यानी कि ब्रेन से जो हमें मैसेज मिला था वो मैसेज जो है हमारे पैर तक पहुंचता है और हम वो एक्ट करने लग जाते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये पूरी चीज जो हो रही है, एक्चुअली ये साइकोमोटर डोमेन की बात हम कर रहे थे। ठीक, अब आ जाते हैं हम कि चूंकि यहाँ पे हम राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो राइटिंग स्किल में किस तरीके से हमारी ये सारी चीजें, ये जो हमने यहाँ पे नाम लिखी हैं, इंपल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन, ये किस तरीके से काम करता है वो एग्जाम्पल देखिए। फ्लैशबैक में जाइए, अपने बचपन को याद कीजिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए जिसको कि अभी हम पेन या पेंसिल पकड़ा के लिखाना सिखा रहे हैं। तो क्या होता है, छोटी क्लास में जहां बच्चा प्ले के बाद बिल्कुल नर्सरी में गया है, मतलब जस्ट अभी वो स्कूल जाना उसने शुरू किया है, तो टीचर उसको किस तरीके की एक्टिविटीज देते हैं?
टीचर उसको कहते हैं कि ये डॉट और ये डॉट, और उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं इनको मिलाइए, करते हैं, स्लीपिंग लाइंस बन गए। फिर ये डॉट और ये डॉट, उसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं, स्टैंडिंग लाइन बन गई। फिर उसको कहते हैं ये डॉट और ये डॉट मिलाइए, तो ये स्लांटिंग लाइन बन गए। कराते हैं ये अभ्यास? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो इस अभ्यास के ड्यूरेशन में आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने किसी छोटे बच्चे को पढ़ाया या देखा होगा, तो आप क्या पाते हैं कि जिस परफेक्शन से टीचर यहाँ से यहाँ के डॉट को आसानी से सीधी रेखा में खींच लेता है, वो बच्चा जो है इतनी छोटी सी दूरी को भी बिल्कुल नहीं खींच पाता है, वो कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुंचता है। ऐसा होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड और बॉडी के बीच में अभी परफेक्शन कोऑर्डिनेशन का आया नहीं है। ये क्या होगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, मेंटल डेवलपमेंट होगा, है ना। मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी हमारा स्ट्रांग होता जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे परफेक्शन के साथ वो बच्चे में आदत हो जाएगी कि वो डॉट को फटाफट मिलाने लग जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और स्ट्रेट भी हो जाएगा। तो जब ये स्लीपिंग लाइन हो जाता है, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन दिया जाता है। स्टैंडिंग लाइन का परफेक्शन हो जाता है, तब उसे हम स्लांटिंग लाइन देने शुरू कर देते हैं। जब ये तीनों चीजों का परफेक्शन हो जाता है, तब मतलब दिस स्टेज इज इंपल्शन। ठीक है ना। तो इंपल्शन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो हमारे इंपल्शन में होता है इमिटेशन, हाँ, और ओवर्ट बिहेवियर। जो ओवर्ट रिपीटिशन है, ये दो चीज शामिल होती हैं। तो जो हमारा इंपल्सन का स्टेज है, तो इंपल्सन के स्टेज में क्या होगा कि अब यहाँ पे तो जगह नहीं बची है, ये आप लोगों ने लिख लिया है ना। Yes, ma'am. Ma'am. तो यहाँ पे आ जाइए एक बार, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं कि लिखिए आप, इंपल्सन लिखिए तो। इंपल्सन, है ना। इंपल्सन के अंतर्गत क्या चीज आ गई, इमिटेशन और ओवर्ट रिपीटिशन। ठीक है, ये हमारा पहला था। इंपल्सन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ गई, इमिटेशन और ओवर्ट बिहेवियर आ गया। इमिटेशन को हम लिख सकते हैं अनुकरण करना, और ओवर्ट रिपीटिशन को हम लिखेंगे पुनरावृत्ति। लिख लिया। 2 में आ जाइए। सेकंड इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के अंतर्गत जो स्टेज हैं, वो कौन कौन से स्टेज हैं, मैनिपुलेशन की 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से 3 स्टेज हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन, फॉलोइंग डायरेक्शन, दूसरा है सिलेक्शन, और तीसरा है फिक्सेशन। क्लियर है। जी मैम। थर्ड में आ जाइए। थर्ड में आ जाते हैं हम। थर्ड वन इज कंट्रोल ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड वन कंट्रोल, नियंत्रण जिसको कह रहे थे, इसके हम
क्या देखते हैं, 2 स्टेजेस हैं कंट्रोल के। पहला है प्रिसीशन, शुद्धता जिसको कहते हैं, CISION प्रिसीशन, एंड रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना। TION रिप्रोडक्शन कर लीजिए। थर्ड हो गया। फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन के भी हमारे जो हैं वो 2 स्टेज हैं कोऑर्डिनेशन के। कौन कौन सा है लिखिए, सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड हार्मोनी। हार्मोनी हार्मोनी ठीक। एंड द हैबिट फॉर्मेशन में आ जाइए। मैम नेचुरलाइजेशन। हाँ सॉरी, नेचुरलाइजेशन। हैबिट फॉर्मेशन तो अपने आप में स्टेज है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वन, दैट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में आ जाइए। कोई चीज नेचुरलाइज हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिज्म, है ना। यानी कि स्वतः कार्य करना, ऑटोमेटिक जिसको कह सकते हैं, खुद ब खुद होने लग जाएगा। और दूसरा अंतःकरण हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे, अंतःकरण को लिखेंगे राइजेशन। ठीक है। एंड जो 6 है यहाँ पर, इतना होने के बाद सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारा, हैबिट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार सबकी हिंदी बता देती हूँ। इम्पल्सन बताया मैंने, उद्दीपन। तो उद्दीपन के 2 बताए मैंने, इमिटेशन बताए। यहाँ पे देखिए इमिटेशन बताए, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। अनुकरण करना सीखेगा, और ओवर रिपीटिशन यानी कि जो पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन मतलब कार्य करना सीखने की बात करेंगे। तो वो क्या करेगा, फॉलोइंग डायरेक्शन यानी कि निर्देशों का पालन करने लग जाएगा। फिर चुनाव करेगा यहाँ पे। और तीसरा क्या होगा कि स्थिरता आ जाएगी, यानी कि फिक्स हो जाएगा। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में आ जाइए। तो नियंत्रण में प्रिसीजन आएगा, शुद्धता या यथार्थता, एग्जैक्टनेस जिसको कहते हैं। और रिप्रोडक्शन में यानी कि पुनः प्रस्तुत करना, रिप्रोड्यूस कर देना, कि जो सीखा है उसको वो रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन की हिंदी बताई थी समन्वय, है ना। तो समन्वय के अंतर्गत जो आ रहा है हमारा सीक्वेंस आ रहा है, क्रमबद्धता, है ना, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। तो सीक्वेंस हो गया। और दूसरा हार्मोनी यानी कि एक रूप जैसा करने लग जाएगा, मतलब कि जो सीखा है उसको सेम टू सेम बार बार एग्जैक्टनेस आ जाएगा, हार्मोनी आ जाएगी उसमें। नेचुरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो मतलब उसके उस काम को करते हुए देख के ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो जो है किसी स्टिमुलस का रिएक्शन है, बल्कि वह बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा। यानी कि जो स्वतः संचालन होगा, ऑटोमेटिक होगा वो। तो
ऑटोमेटिज्म, मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि स्वचालन जो है जो स्वतः उस कार्य को कर रहा है ना। और दूसरा क्या होगा कि अंतःकरण हो जाएगा, यानी कि इंटरनलाइजेशन हो जाएगा उसका, कि उसके अंदर से वह निकल के आएगा, अंतःकरण से उस काम को वो करेगा। और जब इस स्टेज में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा तो सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि यहाँ पर ये स्टेट होगा ऐसा जहां पे कि उस काम को वो ऐसा करेगा जैसे कि वो उसकी आदत हो। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, साइकोमोटर डोमेन का टेक्सोनॉमी है। ठीक है ना। टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन। ठीक, ये फ्लो चार्ट बना लिया है। यस मैम। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल मैं पीछे दे रही थी कि जो हम छोटी क्लास में बच्चों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो बच्चा है ना, छोटी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा था, तो टीचर ने उसे क्या दिया, टीचर ने उसको कहा कि ये डॉट मिलाना है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये डॉट वो मिलाने में सक्षम नहीं हो पाता है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वो कितने रास्ते घूम के आ जाएगा, है ना। परफेक्शन भी नहीं होगा और क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन धीरे 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 वो इतना अभ्यास कर लेता है, इतना अभ्यास कर लेता है। फिर अभ्यास कैसे होता है, तो इमिटेशन से होता है और ओवर्ट रिपीटेशन से होता है। किससे किससे होता है, इमिटेशन से और ओवर रिपीटेशन से। तो क्या होता है कि इस डॉट से इस डॉट की प्रैक्टिस में टीचर क्या करते हैं या पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इस तरीके से हाथ पकड़ लेते हैं। नोटिस किया था, हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे मिलाओ। तो आप नोटिस करोगे जब शुरू में आप बच्चे का हाथ पकड़ते हो ना, तो फोर्स आपको लगाना पड़ता है, वो बच्चा बस पकड़े रहता है। ठीक है, कभी पढ़ा के देखना तो आपको लगेगा कि फोर्स आपने लगाया है। मामी दरवाजा बंद करो। फोर्स आपने लगाया है, लेकिन धीरे धीरे की स्टेज जो आ जाएगी, जब बच्चा यहाँ तक पहुंच जाएगा, आगे के स्टेज में आ जाएगा, आप इवन सीक्वेंस या हार्मोनी के स्टेज में भी आ जाएगा, तब भी आप पकड़ के चेक कर लेना, तो लगेगा आपने बस ना हाथ रखा है, वो हाथ खुद ही खिसका ले रहा है अब। ठीक है ना। तो ये जो स्टेज उसकी आई है इंपल्सन वाली स्टेज में, कि इस डॉट से इस डॉट तक जो वो जाने लग गया है, वो इसलिए जाने लग गया है क्योंकि इमिटेशन और ओवर्ट बिहेवियर, यानी कि बार बार के पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से ये स्टेज आया। और जब ये वाली पुनरावृत्ति से वो डॉट को यहाँ मिलाना सीख जाएगा, ऐसा करना सीख जाएगा, स्लांटिंग करना सीख जाएगा, तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है नेक्स्ट अपना मैनिपुलेशन स्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ इस स्टेज में क्या हो जाता है कि जब हम बच्चे को स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग, इवन स्कूल में भी प्रैक्टिस करा दी और घर का होमवर्क भी क्या दे दिया, डॉट दे दिए। स्लीपिंग के डॉट एक पेज में दे दिए, स्टैंडिंग के दे दिए और स्लांटिंग के 3 पन्ने का होमवर्क देके मम्मी को परेशान कर दिया। और मम्मी ने अब करना हुआ कि वो लाइन, उसका हाथ पकड़ पकड़ के वो लाइन बनवाएंगे, यानी कि बच्चा इमिटेट कर रहा है और ओवर्ट बिहेवियर भी कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बच्चा सेकेंड स्टेज में आ जाएगा, मैनिपुलेशन वाली स्टेज में। क्या बताया मैनिपुलेशन का स्टेज, है ना, कि उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पे अब वो उस कार्य को करेगा। तो जो होमवर्क दिया गया है, तो उस होमवर्क को अब वो घर पे बनाएगा, है ना। तो मम्मी के हेल्प से बनाए या खुद वो उस काम को करता है, तो क्या करेगा, जो डायरेक्शन उसे दिया गया है उसको वो फॉलो कर रहा है ना, कि आपको स्लीपिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है ना, स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे लेके आना है। यानी कि हाथ वो काम कर रहा है, डायरेक्शन ब्रेन को दिया गया है ना। जो डायरेक्शन ब्रेन को दिया गया है, तो उस काम को करने के लिए उस डायरेक्शन को वो सेलेक्ट करके उस काम को करना सीख रहा है, यानी कि उस काम के लिए को फिक्स कर रहा है, उस काम को करना वो सीख रहा है। ठीक है, यानी कि उस काम को करने में स्थिरता प्राप्त कर रहा है। तो मैनिपुलेशन के स्टेज में क्या होगा कि वो सिर्फ होमवर्क कर रहा है। किसमें कर रहा है होमवर्क, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन का वो होमवर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा,
इसको बताते बताते धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज जो है, टीचर उसको ये कह देगा कि बेटा जब टीचर ने देखा कि अब वो इस काम को करने लग गया है, तो क्या दे देते हैं टीचर, धीरे से टीचर ने बता, जब देख लिया कि फिक्सेशन होने लग गया है, मतलब इस स्टेज में वो आ गया है डायरेक्शन को फॉलो करते करते कि ये काम करना है, तो यहीं पर इसी वाली स्टेज में, चूंकि ये मैनिपुलेशन का स्टेज है ना, तो मैनिपुलेट करना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये लाइंस थी और ये लाइंस थी और ऐसे लाइंस थी, ये सारे लाइंस को वो मिलाना सीख रहा है ना। तो टीचर ने तो उसे बता दिया और धीरे से उसके दिमाग में एक बात और रख दी कि बेटे ये जो लाइन हमने बनाना सीखा है, तो क्या करते हैं कि अब आप ऐसा करो कि इसकी स्लांटिंग लाइन बना कर लाओ और इसको स्लीपिंग लाइन बना कर लाओ। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक तो ये लाइन खींचना सीख जाता है स्लांटिंग, फिर वो ये स्लांटिंग लाइन खींचना सीख जाता है और साथ में वो ये स्लीपिंग लाइन खींचना सीख जाता है। उसी वक्त टीचर क्या करता है, बताता है बेटा दिस इज व्हाट ए। ठीक है, तो अब बच्चे को क्या मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया है। बच्चे ने सीख लिया कि दो स्लीपिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन से ए बन गया है। यानी कि अब वो डायरेक्शन को फॉलो करेगा, घर में बैठ के सेलेक्ट करेगा उन डायरेक्शंस को और उन डायरेक्शंस पे काम करेगा, फिक्स हो जाएगा, निर्माण कर लेगा और वो दिमाग को कहेगा कि अब अभी तो क्या था, स्टिमुलस से हो रहा था वो काम, डॉट दे के हो रहा था, अब डॉट वहां से हटा दिया जाएगा, डॉट हट जाएगा तो बच्चे के दिमाग में चल रहा है दो स्लैंटिंग और एक स्लीपिंग, तो अब वो बगैर डॉट के भी ऐसा करेगा और ऐसा कर लेगा, क्योंकि वो डॉट, वो माइंड में जो स्टिमुलस था, स्टिमुलस यहाँ डॉट था है ना, उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब वो डायरेक्शन को फॉलो करके उनको सेलेक्ट करके फिक्स कर लेगा, मतलब उस काम को करना सीख जाएगा इन दिस स्टेज, मैनिपुलेशन स्टेज। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेगा मैनिपुलेशन के बाद, अब आ जाएगा नियंत्रण वाली स्टेज में, आ जाएगा कंट्रोल वाली अवस्था में, मतलब बिल्कुल नियंत्रित वाले में। तो यहाँ पे क्या होता है कि शुद्धता आ जाती है। शुद्धता कौन सी वाली स्टेज में बताया मैंने, ये कंट्रोल जो था वो एक्चुअली ये स्टेज है जहाँ पे कि स्टिमुलस हट गया है। ठीक है, और बिना स्टिमुलस के उसको अब पता है कि दो स्लैंटिंग और एक स्लीपिंग, ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो धीरे 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 करके, तो वो ये वाली स्टेज में बिना स्टिमुलस के भी वो उसमें उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेज में आ गया। और थर्ड स्टेज के बाद कोऑर्डिनेशन वाली अवस्था में क्या बताया मैंने, बताओ, कि अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जा रहा है। तो जो अब यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्शन जनरेट हो जाएगा, मतलब ए तो अभी वो लिखा था, लेकिन इस स्टेज में जो आप ए देखेंगे वो ऐसा भी हो सकता है बिना डॉट के। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है बिना डॉट के, क्योंकि डॉट तो हट गया है ना, तो अभी कोऑर्डिनेशन आएगा उसके बीच अंदर, तो वो उस काम को सीक्वेंस के साथ, हार्मोनी के साथ उस काम को करना सीख जाएगा। तो सीक्वेंस और हार्मोनी जो था कि उस क्रमबद्धता से सीखना और अनुसरण, मतलब एक जैसा करना, कभी ऐसा था तो धीरे 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 ये पॉइंट अपने आप बिना डॉट के भी करना वो सीख जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन वाले स्टेज में वो ए को बिना डॉट के, बिना किसी निर्देश को फॉलो किए धीरे धीरे जो ये चीज हुई थी वो यहाँ तक पहुंच जाएगा इस वाले स्टेज में। जैसे ही वो इस स्टेज में पहुंचेगा तो ये स्टेज कौन सा स्टेज आ जाएगा, ये और ये वाली स्टेज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि स्वचालन, स्वतः कार्य को करने लग जाएगा। ठीक, और स्वतः कार्य को करेगा तो क्या करेगा, फिर वो अपने अंतःकरण से, मतलब अपने आप खुद की सीखे हुए डायरेक्शन से अब वो इस काम को करेगा। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो अब वो इस स्टेट में आ जाएगा कि आपने कहा बेटा वेरी गुड, ए लिख कर दिखाओ, तो आपको ए लिखना आता है, तो वो फट से क्या करेगा, ए लिख देगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरलाइज हो चुका है। ठीक है, और नेचुरलाइज इतना हो चुका है, वो डॉट से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो इतना नेचुरलाइज हो चुका है कि अब वो आदत हो गई है कि ए सुनते, पहले डॉट सुनते ए फॉर्म हो रहा था, अभी ए सुनते माइंड में ए बन रहा है और उस ए को वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अब उसको एक सुन के ए लिखने की आदत हो गई है।
और यही सीखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया ए से जेड तक जाती है, जेड से फिर वर्ड सीख जाते हैं, फिर लाइंस बना लेते हैं, फिर पन्ने का पन्ना भर के लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो साइकोमोटर डोमेन है वो मैंने आपको एक राइटिंग स्किल के थ्रू बताया है। ये पूरी प्रक्रिया, चाहे आप तबला बजाना सीख रहे हो, चाहे आप डांस करना सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी स्किल, ड्राइविंग करना सीख रहे हो, स्विमिंग करना सीख रहे हो, हर स्किल में ये पूरा जो स्टेज है, जरा मैं इसको रब कर देती हूँ, पता चला सिर्फ ए लिए बैठे हो तुम लोग। ठीक है ना, ये लो। अब कोई भी स्किल हम सीख रहे हैं, ये सभी स्किल को सीखने में हमारा इम्पल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू ही हम किसी भी स्किल को सीखेंगे। चाहे हम स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कार ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, कुछ भी, कोई भी स्किल सीखेंगे, वो सभी स्किल हमारे, इवन कुकिंग करना सीखो तो भी यही स्किल काम करेगा, है ना। तो हमारे जो कुछ, अब स्किल तो बहुत सारे हैं लाइफ में, हम बहुत सारे स्किल सीखते हैं, लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस टीचर, जो हमें स्किल्स को सीखना और सिखाना है, वो कौन कौन से स्किल होंगे? लाइक ड्राइंग स्किल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्किल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा, कंप्यूटिंग स्किल होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, डिसेक्शन होगा, ये सारे स्किल को भी सीखने में यही प्रक्रिया लगेगी जो कि हमने अभी राइटिंग स्किल में सीखा है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। गौरव, यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नीरज, यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम, आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? नो मैम। तो मतलब कल नीरज ये पढ़ा सकते हैं साइकोमोटर डोमेन? हाँ, अरे धीमे धीमे बोल रहे हो जी मैम, ऐसा लग रहा है जी बोलने में तकलीफ जैसी हो रही है। क्या हुआ नीरज? एक दो बार प्रयास करेंगे तो पढ़ा पाएंगे शायद, है ना? जी मैम, पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है, वैसे मैं पढ़ाने अभी कह नहीं रही हूँ, पहले मैं पढ़ा लूं फिर आप लोग से पढ़वाएंगे। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे तभी हो पाएगा। फर्स्ट सेम में देखिए प्रेजेंटेशन हमारा आधा ही रह गया, आधा क्या, शुरुआत ही हुई थी। तो अब इसको क्लियर कर दूं मैं? यस मैम। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं कि ये जो हमने अभी उद्देश्य पढ़े, है ना, इन सभी उद्देश्यों को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या लाभ है इनको पढ़ने का, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो विज्ञान शिक्षण है ना हमारा, इनमें जो हम कक्षा के अंतर्गत जो क्रिया करेंगे, है ना, वो करने से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ना। और ये परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम इन उद्देश्यों का निर्माण करेंगे और उनको व्यवहारिक रूप देंगे। ठीक है, मतलब इन उद्देश्यों का हमने निर्माण किया और इन्हीं उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, या यूं कहें कि इन उद्देश्यों का निर्माण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? ठीक है, यानी कि नीड एंड इंपॉर्टेंस टू राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन बना, रिपीट कर रही हूं, नीड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। कभी वो नीड की जगह इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। ठीक है, कोई बच्चा एक आधा पॉइंट बता सकता है कि इन उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की आवश्यकता ही क्यों है? हिमानी? यस मैम। एनी आइडिया बेटा? कुछ गेस करो, मीरा मनराल? यस मैम।
बताओ बेटा, सोच के बताओ, 1-2 पॉइंट बताओ। मीरा क्या हुआ? मैम सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सोचो, फिर तो सभी सोचो। आंचल, अंकिता, दीपिका, दिव्या, गरिमा, गौरव, हिमानी, मनीष, मनीषा, मीरा मंडराल एंड नीरज, निकिता, पूजा, प्रिया, रुचि, शिवा, शिवांशी, स्वाति। सभी सोचिए। अगर सभी ने एक एक पॉइंट सोच लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हो गया पूरा कंप्लीट। मैम बच्चे के नाम बताओ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ मुझे। मैम गौरव। हाँ गौरव, गौरव ठीक है, गौरव बताओ। मैम बच्चे के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, लिख लो भाई, पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। किताब तो नहीं खोल के बैठ गया गौरव? नो मैम। गुड, वेरी गुड। गौरव के लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। मनीषा, देखो गौरव ने प्रयास किया ना, आप भी करो, बताओ। मैम आंचल पुजारी। अच्छा आंचल बोलो। मैम जो भी कार्य करेंगे उसको एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, तो इसीलिए इनको बिहेवियरल टर्म्स में लिखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास है। और कौन बताएगा? चलिए पॉइंट लिखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो वजह है, जो कारण है या जो जरूरत है, वो ये है कि जो हमारे शिक्षण क्रियाएं हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, सर्टेन और स्पेसिफिक, विशिष्ट बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए ही हमारे उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में हम आते हैं कि जो टीचर होते हैं तो वो जो टीचिंग स्ट्रेटेजी को, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करें, है ना, इसके लिए ये जरूरी है कि हम उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखें। मतलब सही टीचिंग स्ट्रेटेजी हम सेलेक्ट करेंगे, उससे सही टीचिंग होगी तो परिणाम भी सही होगा, है ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो इसके लिए जरूरी है ना कि हम जो टीचिंग मेथड या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो सही हो। अब ये कैसे पता लगेगा कि इस कंटेंट के लिए ये वाली शिक्षण विधि सही है? तो वो तभी पता लगेगा जब हम उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखे होंगे। क्लियर है ना? तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि उद्देश्यों की सहायता से ही क्या होगा कि अधिगम अनुभव की विशेषताओं का निर्धारण किया जाएगा। जो हम टीचिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनकी विशेषताओं का निर्धारण हम उद्देश्यों के आधार पे ही कर पाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा आ जाते हैं कि जब हम उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखेंगे, है ना, तभी हम उस शिक्षण का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। यानी कि इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव है बिहेवियरल टर्म में, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन के लिए भी उद्देश्यों का निर्धारण बहुत जरूरी है। ठीक, क्लियर है? ये सब जनरल पॉइंट है। हो सकता है अभी आप इस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे थे इसलिए बहुत सारे पॉइंट नहीं आ रहे थे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पॉइंट सुनने के बाद आप रियलाइज कर रहे होंगे कि अरे ये पॉइंट्स तो हमें भी पता थे। ठीक है, तो जी हाँ, जो आपको पता थे वही यहाँ बताने थे। बहुत जनरल सी बात बता रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी सहायता से, किसकी, इन उद्देश्यों की सहायता से शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया जो है वह संतुलित, बैलेंस बनता है उसके अंदर। आंचल ने समहाउ यही बात कहने की कोशिश की थी कि अगर हम उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करेंगे तो क्रमबद्धता नहीं आएगी, है ना, हम हायरार्की को नहीं समझ पाएंगे, कंटेंट
लोअर टू हायर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजों के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम शिक्षण के में जो अधिगम अनुभव हम जो प्रदान करने जा रहे हैं, तो वो उद्देश्यों पे केंद्रित होने से वो क्या होगा, एक संतुलित शिक्षण कहलाएगा, मतलब बैलेंस टीचिंग होगी वो। ठीक है। अब जब हम उद्देश्यों के आधार पे ही टीचिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है, कौन से सहायक सामग्री की आवश्यकता है, हम ये भी सुनिश्चित कर पाते हैं। लाइक कोई टॉपिक ऐसा है जहां डिसेक्शन की जरूरत है, तो हम वहां डिसेक्शन से बताएंगे तो वो कंटेंट ज्यादा सही समझ में आएगा बच्चों के, बनस्पत की उन्हें हम थ्योरी या लेक्चर मेथड में बताएं। ठीक है ना। अब अगर सपोज करो कि डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत है, आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि कंप्यूटर के ये पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फलाना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो एक लिमिट तक ही लेक्चर मेथड से बच्चा समझ पाएगा। अदरवाइज अगर हम इसे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ कंप्यूटर रूम में ले जाके, लैब में ले जाकर हम बताएं कि ये पोर्शन हार्डवेयर का है ना, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन से बताएं तो वो ज्यादा सही होगा। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी सेलेक्ट करने में, या टीचिंग मटेरियल जो है वो भी सेलेक्ट करने में, वो जो हम व्यवहारात्मक रूप में जब उद्देश्यों को लिखते हैं तो उससे बहुत ही हेल्प मिल जाती है। ठीक है। इतना पॉइंट काफी है। 1 मिनट होल्ड करना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये इतने पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? यस मैम। ठीक है मैम। आगे बढ़ते हैं कि एक स्कैफोल्ड महोदय हैं, उन्होंने भी कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑब्जेक्टिव्स को व्यवहारात्मक रूप में लिखने के लिए, है ना, उन्होंने अपने शब्दों में बताया है, तो उसको भी एक बार आप सुन लीजिए ध्यान से। और लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको भेज देते हैं, है ना। चलिए तो स्कैफोल्ड महोदय ने बताया कि मतलब एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस टू राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। उन्होंने कहा कि उद्देश्यों के विशिष्टीकरण को करने में सहायता मिलती है, यानी कि हेल्प इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं तो उसको विशिष्ट रूप देने में ये राइटिंग बिहेवियर टर्म जो है हमारा, ये महत्वपूर्ण है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि उचित शिक्षण जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको बनाने में, है ना, अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी, डिवाइसेस एंड ऑडियो विजुअल एड, जो पीछे भी मैंने बात कही कि हम कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करें, हम कौन सा मतलब टीचिंग मटेरियल जो सहायक सामग्री होती है कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, इन चीजों में भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव बिहेवियर टर्म में लिखने की जरूरत है वो इसलिए है कि इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि कौन से मेथड से पढ़ाया जाए, कौन कौन से सहायक सामग्रियों का चयन किया जाए, इन सारी चीजों में वो हेल्प कर देता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि टीचिंग कैन बी रिलेटेड टू लर्निंग इफेक्टिवली, कह रहा है कि शिक्षण को अधिगम से प्रभावशाली ढंग से संबंधित करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। अगर हमने निर्धारित कर लिया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में ये कंटेंट पढ़ने के बाद, सपोज करो कि एक कंटेंट आपने पढ़ाया, तो उस कंटेंट की अगर पूरी जानकारी आप उसको देते हैं
तो वो उसको दूसरे कंटेंट के साथ तुलना करना भी सीख लेगा, है ना, वो उसका वर्गीकरण करना सीख जाएगा, वो उनके प्रकारों की व्याख्या करना सीख जाएगा। तो ये जो टर्म मैं बोल रही हूँ ना, क्लासिफाई करना और मतलब वर्गीकृत करना या सिमिलैरिटीज बताना या डिसिमिलैरिटीज बताना या व्याख्या कर लेना, ये सारी चीजें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम बिहेवियर टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हेल्प हो जाता है। उसका हेल्प इन सिलेक्टिंग आइटम और क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग द टेस्ट प्रिपेयर करने में आपने उद्देश्यों का निर्धारण किया हुआ है, तो बहुत आसानी से आप उन उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न भी बना सकते हैं। सपोज करो कि आपने कहा कि बच्चे इस योग्य हो जाएंगे कि वो टिश्यू के कार्यों की व्याख्या कर पाएंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान नहीं हो गया आपके लिए कि आपने सीधा सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यूज, जो पर्टिकुलर कंपाउंड टिश्यू या सिंपल टिश्यूज आपने लिख दिया उसमें, ठीक है। तो उद्देश्यों का निर्धारण किया तो उससे क्वेश्चन बनाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हेल्प इन इंटीग्रेशन बिटवीन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहारात्मक रूप में लिखने में अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन को आप एसेस कर सकेंगे, ठीक है। कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया तो उसको फुलफिल करने में बच्चे के व्यवहार में वो परिवर्तन आया या नहीं आया, आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आवश्यकता थी कि क्यों हमें उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप देना चाहिए। क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, तो Yes, अब ma'am. आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर पेन निकाल लीजिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके थ्रू हम हमारे उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो पॉइंट लिखिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग objectives in behavioral term। ये बन गया जी, ठीक है। तो एक तो हम यहां लिखेंगे, एक तो हम यहां लिखेंगे, एक हम यहां लिखेंगे, एक हम यहां लिखेंगे और एक हम यहां लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 and 5 मेथड्स हैं टू राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। आइए लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज ब्लूम्स ब्लूम अप्रोच, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मेगस अप्रोच। तीसरा है हमारे पास ग्रोनलैंड्स अप्रोच, ठीक है। ये बना रहे हैं आप? जी मैम। यस। एक मिनट, हाँ।
एंड यू है ना शायद ये, स्पेलिंग एरर था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा है मिलर, MILLER, मिलर्स अप्रोच। एंड द लास्ट वन इज, लिख सकते हैं NCERT या फिर RCEM, ठीक है, अप्रोच। क्लियर है? हमारे पास कितने अप्रोच हैं? 5 अप्रोचेज हैं, जिसकी सहायता से हम उद्देश्यों का व्यवहारात्मक रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो हमने देखा वो है ब्लूम्स अप्रोच, दूसरा हमने देखा मेगर्स अप्रोच, ग्रोनलैंड अप्रोच, मिलर अप्रोच और NCERT या RCEM अप्रोच। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो अप्रोचेस हैं हमारे, है ना, ये दिए किसने किसने हैं। तो ये ब्लूम्स अप्रोच एज द नेम इंडिकेट कि किसने दिया होगा, डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया, ठीक। ये जो है लिखिए रॉबर्ट, ये मेगर लिख लेना यहाँ पे, हाँ, मेगर ने दिया। ये NE ग्रीनलैंड ने दिया। उसके बाद यहाँ लिखिए रॉबर्ट मिलर ने दिया। और ये रीजनल सेंटर ऑफ RCEM मैसूर के द्वारा दिया गया, ठीक है। बना लिया सबने? यस मैम। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम व्यवहारात्मक रूप में लिखेंगे उद्देश्यों को, है ना, जो उद्देश्य आपने पीछे पढ़े ना, उनका व्यवहारात्मक रूप कैसे प्रदान किया जाएगा, इसको पढ़ेंगे। तो जब ब्लूम की बात करें तो ब्लूम जो है, उन्होंने कहा कि अभी जो हमारा जो एग्जामिनेशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो एग्जामिनेशन बेस्ड था, तो इन्होंने इवेल्युएशन बेस्ड जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम की बात की, है ना, और कहा कि ये ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि कंटेंट सेंट्रिक होना चाहिए। तो जब हम इनके आधार पे जो लेसन प्लान बनाएंगे वो हम ब्लूम पे बेस्ड ही बनाएंगे। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जो हमने पीछे पूरा पढ़ा है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाला, कॉग्निटिव, एक बाद अफेक्टिव, साइकोमोटर, तो मिलर ने क्या किया, उन्हीं उद्देश्यों को फॉलो किया। और मेगर ने उन्हीं उद्देश्यों में नॉलेज, हमारे कॉग्निटिव और अफेक्टिव का व्यवहारात्मक रूप किसने दिया, मेगर ने दिया, याद रखिएगा, ठीक है। कॉग्निटिव और अफेक्टिव पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में देने पे अधिक बल किसने दिया, मेगर ने दिया। मेगर ने 3 क्राइटेरिया बताए, ठीक है, 3 क्राइटेरिया बताए, और जिसके सभी में जो टर्मिनल बिहेवियर के द्वारा बच्चों में उसको प्रस्तुत किया गया, टर्मिनल बिहेवियर। अब ये टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है, तो टर्मिनल बिहेवियर जो होता है
वो बिहेवियर जिसमें कि पीपल आर टू बी एग्जिबिट एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब पढ़ने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है और जो बाद में बच्चा दिखाता है अपने व्यवहार के रूप में, मतलब सीख जाने के बाद, दैट इज टर्मिनल। यानी कि जब वो सीख जाता है, सीखने के बाद वाले स्टेज में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है एक्चुअली वो टर्मिनल बिहेवियर है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेगर्स को, है ना, मेगर्स पे ही हमारा बेस होगा हमारा पूरा लेसन प्लान, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो वो 3 चीजें जो उन्होंने बताई, 3 क्राइटेरिया जो मेगन ने दिया, वो पहला क्राइटेरिया जो टर्मिनल बिहेवियर के द्वारा संतुष्ट किया जा रहा था, तो पहला लिखिए यहाँ पे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of the child, यानी कि बच्चे को की जो विशिष्ट निष्पत्ति है, परफॉर्मेंस है, उसकी बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही द कोऑर्डिनेशन अंडर which, है ना, वो कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर दिस परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड। ठीक, यानी कि वे परिस्थितियां जिसमें यह निष्पत्ति, ये अचीवमेंट अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है ना। पहली बात क्या कही कि बच्चों की जो विशिष्ट निष्पत्ति है वो, और वो कंडीशन जिसमें ये निष्पत्ति उम्मीद की जा रही है। और तीसरी स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल of परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पत्ति के लिए जो सबसे न्यूनतम जो निष्पत्ति स्तर है वो, यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, कि कम से कम इतना तो परफॉर्म कर ही लेगा। ठीक है, तो मेगर ने 3 मानक निर्धारित किए। पहला मानक बताया कि बच्चे में एक विशिष्ट उपलब्धि हो, ठीक है, और ये जो उपलब्धि है, तो द कोऑर्डिनेशन अंडर विच द परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, कि उससे इतना उम्मीद किया जाए कि हम वो कंडीशन जो है बच्चे को, सॉरी ये कंडीशन है, कंडीशंस, ठीक है, द कंडीशन अंडर विच द परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि बच्चों से ये उम्मीद की जाए कि इतनी निष्पत्ति तो होगी ही होगी। और तीसरी स्थिति बताई कि इतना पढ़ने के बाद बच्चा कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो जनरेट कर ही ले। क्लियर? और ये सबका पता कैसे लगेगा? बच्चे के किस बिहेवियर से? बताओ, बताया तो अभी। टर्मिनोलॉजी, हाँ, टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर से, ठीक है। अंतिम व्यवहार, अंतिम व्यवहार क्या है? जो कि बच्चे द्वारा पाठ के अंत में प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ठीक, तो इसके बाद हम वो लिस्ट आपको दे देंगे जिसमें उन्होंने उद्देश्य किसको लिया? जो ब्लूम ने दिया था इनको, जो उद्देश्य ब्लूम ने दिया उन्हीं उद्देश्यों को इन्होंने फॉलो किया, है ना। नॉलेज और कॉग्निटिव और अफेक्टिव में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन को लिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या दिए?
कार्य सूचक क्रिया मतलब जो क्रियाएं थी वो दिया। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो नॉलेज को ले लो। नॉलेज के लिए जो एक्शन वर्ड्स उन्होंने दिए, एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड्स कहेंगे हम, है ना। तो नॉलेज के लिए जो जो चीजें आई, दैट इज परिभाषित करना, डिफाइन, ठीक, और चयन करना, दैट इज सिलेक्ट, कथन करना, स्टेट, मापना, मेजर, सूची देना यानी लिस्ट, ठीक। तो इतनी चीजें अगर वो कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, स्टेट कर रहा है, मेजर कर रहा है, लिस्टिंग कर रहा है, तो क्या चीजें हैं कि वो रिकॉल कर पाएगा, रिकॉग्निशन कर पाएगा, ठीक है, और राइट कर पाएगा, लिख पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी मैम। जी मैम। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि टीचर जो है बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ठीक। तो हम एक्शन वर्ड जो बनाएंगे, अच्छा हम भविष्य काल में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम क्लास में पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बना रहे हैं और पढ़ाने के बाद वो चीज होना है ना। तो जो हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे वो किस में करेंगे? फ्यूचर टेंस में करेंगे, है ना। तो फ्यूचर टेंस में करने के लिए हम लिखेंगे कि छात्र या छात्राएं या फिर विद्यार्थी, है ना, वायु के विभिन्न गुणों की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म करना है तो स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। अब अगर नॉलेज का, क्योंकि अभी मैंने आपको नॉलेज का एग्जांपल बताया है ना गरिमा, तो नॉलेज में अगर हम कोई भी टॉपिक ले लो, लाइक सिंपल मशीन्स पढ़ाने जा रहे हैं आप फिजिक्स में, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कर रहा है वो? रिकॉल करेगा। कैसे रिकॉल करेगा? क्योंकि हमने उसको निश्चित रूप से डिफाइन करना पढ़ाया होगा, है ना। तभी तो आप पूछेंगे कि डिफाइन फोर्स, है ना, या डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हो सकता है कि द पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेरियस टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स और लीवर्स, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा। उसके बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस सिंपल मशीन्स और लीवर्स, ठीक। तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज को हम नॉलेज में लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे उसको डिफाइन करना पढ़ाया है, लिस्ट करना पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? स्टेट, मेजर, है ना, यानी कि परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना और मापना या सूची देना पढ़ाया है। तो उसके अंदर रिकॉल और रिकॉग्नाइज या राइट जो एबिलिटी है वो उसके अंदर आ जाएगा, और मैंने आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया, ठीक। तो किस तरीके से एक्शन वर्ड की हेल्प से हमने उसको लिखा है, ये आपको समझ में आया? जी मैम। ठीक है। तो अब आपको यहीं से लेसन प्लान कैसे बनाना है इसकी शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो आज मैं बस इतना ही पढ़ाती हूँ, फिर आप ओवर पजल्ड हो जाएंगे, वरना कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन और एनालिसिस को। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत, कोई बात नहीं समझ में आई हो? गौरव, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। गरिमा,
यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप कल जब आपसे कहा जाए कि एक एक एग्जाम्पल दो तो आप इसको कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना।